एमएसपी और कानून बनाने में कितने गुणा गणित हैं ये तो आपने देख लिया। इसके लिए मानक तय करने होंगे। हर राज्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बराबर का हक देना होगा। जो आंदोलन कर रहे हैं अधिकतर पंजाब और हरियाणा के ही किसानों का एमएसपी का कानून नुकसान करेगा। बावजूद इसके आंदोलनकारी एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है, ये समझ से परे। अब आपको बता दें कि अनाज की खरीद बढ़ती गई तो पूरे देश में कैसे टैक्स की चपेट में आ जाएगा, पूरा देश मिलकर कितना घाटा उठाएगा, और जो खेत खलिहान देश की अर्थव्यवस्था के कर्णधार बन रहे हैं वो कैसे बोझ बन जाएंगे। खेती किसानी और देश की इकोनॉमी के जानकार कहते हैं कि सरकार के सामने कई समस्याएं हैं, जिनमें पहला ये है कि सरकार किसानों को खाद, बीज और कृषि उपकरण पर सब्सिडी भी देती है, जो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा फसलों की खरीद पर एमएसपी भी देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से ज़्यादा होता है। ऐसा दुनिया के किसी दूसरी अर्थव्यवस्था में नहीं होता। आज भी जो हमारा एमएसपी है वो दुनिया में जो प्रोडक्शन और जो मार्केटिंग है उससे हमारे रेट बहुत ज़्यादा हैं। उदाहरण के लिए आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मक्का 12 रुपये है, हमारा एमएसपी 18.5 है। आप सोचिए कि 2, 3, 4 साल बाद ये एमएसपी 3 से 5 रुपये किलो और बढ़ जाएगा। हमारा जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एमएसपी पर कानून बन गया तो इसका सीधा मतलब होगा राइट टू एमएसपी। ऐसे में जिसे एमएसपी नहीं मिलेगा वो कोर्ट जा सकता है और न देने वालों को सजा हो सकती है। अब जानिए कि एमएसपी पर कानून बनने का दूसरा नुकसान क्या होगा। मान लीजिए कि कल को देश में किसी अनाज यानी गेहूं, चावल या किसी की भी उपज बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाज़ार में कीमतें गिर जाती हैं, तो वो फसल कौन खरीदेगा? कंपनियां कानून के डर से कम कीमत में फसल खरीदेंगी ही नहीं। ऐसे में अनाज किसानों के पास ही रखा रह जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि अभी जिन फसलों की एमएसपी पर खरीद होती है उसकी एक फेयर एवरेज क्वालिटी तय होता है, यानी हर फसल की एक निश्चित गुणवत्ता तय होती है और उसी पर किसान को एमएसपी मिलता है। अब ऐसे में अगर कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरता है तब किसान से वो फसल कौन खरीदेगा? और अगर कानून के डर से व्यापारी खरीद भी लेता है तो उसे आगे बेचेगा कहाँ? जैसे एफसीआई खरीदती है, प्राइवेट सेक्टर वो क्वालिटी नहीं खरीद सकता क्योंकि उसको बाजार में बेचना होता है। और यही कारण है कि एमएसपी पे कानून बनाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बचा हुआ माल किसान किसको बेचेगा, क्योंकि हमारे देश में अनाज की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ज़्यादा है। ऐसे में अगर एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाया गया तो व्यापारी आयात करने लगेंगे और सरकार को ही किसानों से सारी फसलें खरीदनी पड़ेंगी। और अगर सरकार किसानों से सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेगी तो इसके बजट के लिए टैक्स में करीब 3 गुना वृद्धि करनी होगी, जिससे देश के करदाताओं पर भारी बोझ बढ़ेगा। एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनता रहा है और इससे और क्या दिक्कतें आएंगी, इसके बारे में कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसों की होगी, क्योंकि अभी केंद्र सरकार की सालाना कमाई 16.5 लाख करोड़ रुपए है, जबकि अगर उसे सभी 23 फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी पड़े तो सरकार को इसके लिए 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर सरकार एमएसपी को अनिवार्य कानून बना देगी तो वो सभी फसलों पर लागू होगी, क्योंकि दूसरी फसलों के किसान भी तो इसकी मांग करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अभी के कुल बजट का लगभग 85% हिस्सा सरकार एमएसपी पर ही खर्च कर देगी। कॉस्ट प्लस 50% का फॉर्मूला अगले 5-10 साल चलाएंगे तो भारत के किसान का माल ना हिंदुस्तान में बिकेगा ना विदेश में एक्सपोर्ट हो पाएगा। उस स्थिति में भारत का किसान क्या करेगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जिस पे बहुत गंभीर विचार होने की ज़रूरत है। यहाँ फिक्र ये भी है, देश में 85% छोटे किसान हैं, जिसका मतलब ये है कि वो खरीदार भी हैं, लेकिन ज़्यादा एमएसपी के कारण बाजार भाव बढ़ेगा तो बतौर उपभोक्ता छोटे किसानों पर भी इसका बोझ पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।